नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और दिनांक 16 जून 2021 के करंट अफेयर्स लेकर मैं आया हूं। तो आप सभी को जल्दी ही आरएस 2021 के रूप में एक मौका मिलने वाला है। नई वैकेंसी आने वाली है जिसके बारे में अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है और जल्दी ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। तो आप बस अपनी तैयारी में जुट जाएं क्योंकि यही समय है दोस्तों। इतने दिन तक हमने आराम कर लिया है, लेकिन अब अगर हमारा एग्ज़ाम आ रहा है तो मान के चलिए कंपटीशन हाई है। और जो रेगुलरिटी रखेगा, निरंतरता रखेगा, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत क्रिटिकल है, बहुत लंबा समय लेता है और इसके साथ साथ आप अंतिम स्तर पर भी बाहर हो सकते हैं। ये आपको मानकर चलना पड़ता है। तो तैयारी ऐसी करें कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आप अंतिम समय पर बाहर हों। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और 16 जून 2021 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। उससे पहले मई 2021 तक की जो करंट अफेयर्स की हमारी बुक्स हैं वे अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है आरएस जंक्शन। तो गूगल प्ले से आज ही डाउनलोड करें और अन्य जितने भी कोर्सेज हमारे हैं जो कि आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर दिए हुए हैं, जो आपके आरएस एग्जाम में मदद करेंगे, उनका लाभ आप ले सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो कि इस माह का 61वां प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा, आपने देखा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो डीएपी खाद है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों जो है मिलते हैं, उसकी रेट्स में जो है उसमें जो सब्सिडी दी जाती थी उसमें वृद्धि की गई थी। तो कल इसकी एक घोषणा की गई है जिसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन से एक तत्व के हेतु पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी है उसमें वृद्धि की गई है। तो इस बार के लिए जो फास्फोरस है उस पर जो प्रति किलोग्राम सब्सिडी दी जाती है उसमें वृद्धि कर दी गई है, ताकि जो रेट्स हैं वे वापस से यथावत रहें और हमारे किसान जो है वे अपने खेती के कार्य को आगे बढ़ा सकें। तो मंत्रिमंडल जो है उसने कल 2021-22 के लिए फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दिया है। चार तरह के तत्व हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एन, पी, के, इन तीनों को हम स्थूल जो है उर्वरक भी कहते हैं। और इसके अलावा सल्फर, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अलग अलग रूप में ये मिलते हैं। यूरिया नीम कोटेड यूरिया के रूप में मिलता है। डीएपी के रूप में सीधा जो है हमें यूरिया, अमोनिया के रूप में, ठीक है, फास्फेट के रूप में हमें फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मिलते हैं, पोटाश, ठीक है। और सल्फर के लिए भी हमें बहुत से ऐसे सल्फर बेंजोनाइट जैसे जो है बहुत से उर्वरक मिलते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट ये भी एक है जो कि फास्फोरस की पूर्ति करने का काम करता है। तो ये कुछ नाम हैं उर्वरकों के जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दी जा रही है लगातार 2010 से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, ताकि किसानों को जो उर्वरक होते हैं उसमें संबंधित पोषक तत्व की लागत को जो है सरकार वहन कर सके, ऐसा प्रयास किया जाता है। तो हाल ही में डीएपी और जो पोटाश और पोटेशियम जो है, इन दोनों के उर्वरक जो हैं उनको कच्चे माल की कीमतें जो है वो बढ़ गई थी। अब इसको पूरा करने के लिए, इसको रोकने के लिए, क्योंकि इसका सीधा भार जो है वो किस पर पड़ता है, किसानों पर, इसीलिए जो है सरकार ने क्या किया, रेट्स में इंक्रीमेंट किया है फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस के लिए जो प्रति किग्रा जो दी जाती थी वो अभी तक कितनी थी, 2020-21 में नाइट्रोजन के लिए 18.78 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी, मतलब 1 किलो उर्वरक में, ठीक है। इसी तरह फास्फोरस के लिए 14.88 रुपये प्रति किलो, पोटाश के लिए 10 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 2.37 रुपये प्रति किलो सब्सिडी मिलती थी। लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन, पोटाश और सल्फर है इनका सेम टू सेम है, लेकिन जो फास्फोरस है उसकी सब्सिडी को बढ़ा करके 45.32, तो एक साथ इतनी बड़ी हाइक इसीलिए करनी पड़ी, 14 रुपये से सीधा 45 रुपये, ताकि किसानों को जो है बढ़ी हुई लागतें जो फास्फोरस की है उनसे निजात मिल सके और वे उसी रेट पर जो वह पिछले वर्ष तक खरीदते रहे हैं उसी रेट पर इन उर्वरकों का उपयोग कर सकें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके मेंस की पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो तमिलनाडु जो है उसने हाल ही में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसमें परिवहन संपर्क में सुधार, मतलब जो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है परिवहन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, उसको सुधारने और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ में एक समझौता किया है। दरअसल दोस्तों देश भर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है भारतमाला, जो कि देश भर में ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी भारतमाला का एक सब पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सागरमाला, जो तटीय क्षेत्रों में जो है पोर्ट्स को और इंडस्ट्रियल एरियाज़ को परिवहन के जो हमारे मार्ग हैं उनके माध्यम से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। और इस सागरमाला ही परियोजना का एक हिस्सा है
चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो इसी के लिए जो है एशियाई विकास बैंक ने फंडिंग के लिए ऋण देने की बात कही है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने, चूंकि आप सभी को पता है कि बाहर से, विदेश से ऋण लेने की सुविधा केवल भारत सरकार को है, तो यदि किसी राज्य को भी ऋण लेना होता है तो भारत सरकार के नाम पर ही इस तरह के जितने भी ऋण पर हस्ताक्षर हैं वो किए जाते हैं। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, CKIC भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारा, जो ईस्टर्न कॉरिडोर, जो ईस्टर्न कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका हिस्सा है। ये जो ECEC है, ये सागरमाला और इसके साथ भारतमाला प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है। ये पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ और इसके भी 3 हिस्से हैं। ठीक है, तो इसमें भी सबसे नॉर्दर्न, फिर मिड में और फिर सदर्न, ये 3 हिस्से इसके बनाए गए हैं, जिनमें से जो तीसरा हिस्सा है वही है हमारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा। अभी चित्र में मैं आपको बताऊंगा। ये परियोजना CKIC के प्रभाव वाले लगभग 590 किलोमीटर लंबे राज्य मार्गों का उन्नयन करेगी, मतलब उनको अपग्रेडेड करेगी, वहां पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उन्हें त्वरित बनाने का काम करेगी, जिसमें चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच के 32 जिलों में से 23 जिले कवर होंगे। तो चलिए हम एक बार इस पर नज़र थोड़ा सा डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फेज फर्स्ट ऑफ भारतमाला परियोजना अप्रूव टुडे इन CCEA मीटिंग चेयर बाय PM। तो PM इसकी चेयरमैनशिप करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स की जो हमारी कमेटी है, ठीक है, जो कमेटी है उसके मुखिया हैं कौन, हमारे प्रधानमंत्री। तो इस देखो, इस पूरे के पूरे भारतमाला प्रोजेक्ट में आपके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंटर कॉरिडोर और फीडर रोड्स को डेवलप किया जा रहा है, नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड, तो टोटल कनेक्टिविटी का ही काम है, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी और एक्सप्रेस वेज। ठीक है, ये सभी इसमें सम्मिलित है। हालांकि रिंग रोड जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये है आपका ईस्टर्न कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, कोलकाता से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। 3 हिस्से हैं। फेज 1 में विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसको कवर अप किया है। सेकंड फेज में भी चेन्नई कन्याकुमारी पे काम कर चल रहा है और थर्ड फेज में विशाखापट्टनम से कोलकाता, जिसको ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहा गया है, उस पर काम किया जाएगा। तो पूरा का पूरा जो हमारा पूर्वी तट है उसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय व्यापार है उसको सुदृढ़ बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार जो है जीवन की विपरीत परिस्थिति हमको देखनी पड़ रही है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और जो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव हैं उनकी वजह से। तो हाल ही में भारत सरकार का जो नेफेड है उसके द्वारा स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए एक तेल लॉन्च किया गया जिसका नाम है ब्रेन राइस तेल, राइस ब्रेन तेल, सॉरी, इनको ब्रेन राइस या राइस ब्रेन दोनों हम कह सकते हैं। ठीक है, राइस ब्रेन या ब्रेन राइस एक प्रकार का तेल है जो कि चावल की जो भूरे कलर का हिस्सा होता है उससे बनाया जाता है। तो भारत सरकार के नेफेड ने इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है, इसमें जो पोषक तत्व हैं उनको बाहर से मिलाया गया है। तो फोर्टिफाइड वही चीज़ें होती है जिनमें पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है। अब 2 तरह से फोर्टिफाइड होता है। एक फोर्टिफाइड नेचुरली फोर्टिफाइड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जेनेटिक परिवर्तन किसी फसल में करके और उसमें संबंधित तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। जबकि कृत्रिम रूप से फोर्टिफाइड जो चीज़ें होती है उसमें बाहर से उन तत्वों को मिलाया जाता है और फिर उसको खाने योग्य बनाया जाता है। अगर ये फोर्टिफाइड ब्रेन राइस तेल काफ़ी आगे जाता है और लोग इसे पसंद करते हैं तो इससे आयातित खाद्य तेल पर देश की खपत निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मात्रा में बाहर से ये ब्रेन राइस तेल मंगाया जाता है। इसके अलावा अन्य तेलों, क्योंकि चूंकि इसका उपयोग बढ़ेगा तो अन्य तेलों पर जो निर्भरता है जैसे कि पॉम ऑयल हो गया और जितना भी सोयाबीन ऑयल हो गया, तो इन पर निर्भरता भी हमारी कम हो जाएगी। राइस ब्रेन तेल के कई स्वास्थ्य लाभ हैं जिनमें कम ट्रांसफेट सामग्री, ट्रांसफेट्स जो हैं क्या होती हैं, ट्रांसफेट्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली फैटी एसिड्स हैं, फैट्स हैं जो कि शरीर में इकट्ठे होते हैं और इसके बाद ब्लॉकेज को बढ़ावा देते हैं। तो जैसे तली हुई चीज़ें आप खाते हो, समोसे हो गए, बार बार एक ही तेल में जब चीज़ों को पकाया जाता है तो वो ट्रांसफेट्स को निर्माण करते हैं। इसके अलावा उच्च मोनो असंतृप्त और पॉली असंतृप्त वसा सामग्री इसमें है जिससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। ये बूस्टर के रूप में काम करता है। इसमें विटामिन ई है और ये कैंसर के खतरे को कम करता है। इस तेल की सिफारिश अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी की गई है। नेफेड के राइस ब्रेन ऑयल को और अच्छा बनाया गया है, फोर्टिफाइड किया गया है और इसमें जो है विटामिन ए और विटामिन डी को भी अवेलेबल करने का प्रयास किया गया है। तो फसाई जो कि एक मानक संस्थान है,
ठीक है, हमारे देश में फूड की जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये मान्य करता है, उसने भी इसको अनुशंसित किया है, उसने भी इसको रिकमेंडेड किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक द्वारा, जो कि एक बहुत ही मान्यता प्राप्त पत्रिका है, उसने एक महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है, जिसका नाम है दक्षिणी महासागर। तो दक्षिणी महासागर को 5वां महासागर इन्होंने दिया है। दरअसल पहले भी 1937 में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने दक्षिणी महासागर को एक महासागर के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन 1953 में निरस्त कर दिया था। तो फिर 4 ही महासागर बच गए थे, अटलांटिक, प्रशांत, भारतीय और आर्कटिक। देखो महासागर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओशन, ठीक है, और सागर को क्या बोलते हैं, सी। ये अंतर है, ये ध्यान रखना। तो 5 ओशन अब वापस से हो गए, अटलांटिक, प्रशांत, भारतीय और आर्कटिक, और इसके अलावा दक्षिण महासागर। तो दक्षिण महासागर कहाँ स्थित है ये देख लीजिए। ये अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित है। अंटार्कटिका की चारों ओर की बाउंड्री को ये कवर करता है, जैसा कि आप देख सकते हो 60 डिग्री साउथ का जो अक्षांश है हमारा, ठीक है, तो उसको ये कवर करता है। पूरा का पूरा कंप्लीट ये गोल घेरे में आप अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ इसे मान सकते हैं। और यहाँ पर प्रवाहित होती है अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। ज़्यादातर करंट जो है किसी एक जगह जाकर दूसरे में मिल जाते हैं, लेकिन ये जो सरकमपोलर करंट है ये पूरी की पूरी एक गोले में, सर्कल में, लूप में जो है ये बंद होती है। एकमात्र ऐसा हमारे यहाँ पर करंट है जो कि पाया जाता है कहाँ पर, अंटार्कटिका के चारों ओर। तो इसको भी इसकी बाउंड्री के रूप में ही माना जाता है। तो ड्रैक पैसेज और स्कोटिया सागर को छोड़ करके जो अंटार्कटिका महासागर है उसके चारों तरफ ये आर्कटिक महासागर फैला हुआ है, जिसे हाल ही में 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है नेशनल जियोग्राफिक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, जो कि अंतरिक्ष से जुड़ा है। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान ने दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह, जिसका नाम रखा गया वीसा वुडसेट, उसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है, और इसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसी साल के एंड तक जो है एक ऐसा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की बात कही है जो लकड़ी से बना होगा। उपग्रह का मिशन अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री को परीक्षण करना है, क्योंकि देखो लकड़ी धातुओं की तुलना में ज़्यादा हल्का होता है, तो ऐसे में जो ईंधन जो है उसकी खपत कम हो सकती है। तो बहुत ही चरम परिस्थितियाँ होती है, बहुत तेज़ गति से जब वायुयान जाते हैं तो लकड़ी के जलने का खतरा होता है, गर्मी होती है, ठंड होती है, विकिरण होती है। तो इन सभी चीज़ों पर लकड़ी पर क्या प्रभाव होता है ये सब देखना चाहते हैं। इसे न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप प्रक्षेपण परिसर से रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन नामक रॉकेट के साथ 2021 के अंत तक प्रक्षेपित करने की बात कही गई है। अगर वीज़ा की बात करें तो ये एक 10x10x10 सेंटीमीटर का नैनो उपग्रह है, जिसे प्लाईवुड से बने मानकीकृत बॉक्स और सतह पैनल से बनाया है। इसके बाहरी एरिया में लकड़ी से आने वाली वाष्प को कम करने के लिए, परमाणु ऑक्सीजन के क्षरणकारी प्रभावों से बचाने के लिए एक पतली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत भी लगाई गई है। इसमें एक कैमरा भी है जो ये दर्शाएगा कि लकड़ी से निर्मित ये उपग्रह अंतरिक्ष में किस तरह से बिहेव करता है। तो ये सारे के सारे काम इसके द्वारा किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो यहीं पर हमारा कोर्स खत्म होता है। आरएस की तैयारी के लिए आप हमारे वर्तमान कोर्स, जो कि इंडियन और राजस्थान पॉलिटी पर चल रहा है, आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका लाभ उठा सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है जो मात्र 700 रुपये में अवेलेबल है आपको आरएस जंक्शन ऐप पर, और जिसके अंतर्गत आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हिंदी का एसआई का कोर्स भी हमारा चल रहा है, और उस कोर्स का फ़ायदा आप आरएस के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि पेपर 4 के लिए हिंदी आती है। तो अभी से पढ़ोगे तभी जाकर लास्ट में 100+ नंबर्स ले पाओगे। तो और इसके अलावा जो पॉलिटी है ये तो आपके दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आते हैं और लगभग 70 नंबर का पोर्शन आपके पॉलिटी में कवर होता है। तो देख लीजिए, आपको तैयारी करनी है अच्छे प्लेटफॉर्म से तो आप विश्वास कर सकते हैं और हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो कुछ अनुभव हमें मिला है उसी को हम आपको बांटने का प्रयास करें, वो भी बिल्कुल कम दामों पर। तो आज ही जुड़े हमारे प्लेटफॉर्म से। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और बने रहे इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।